चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 4 ख़त्म किया था, लॉज ऑफ मोशन, और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उससे जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है कि जब हम फोर्स निकाल लेते हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हम एक और नई चीज़ फाइंड कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। वैसे वर्क डन आपने पहले नाम सुना है, 9th क्लास में था। सुना है वर्क डन क्या होता है? क्या होता है वर्क डन? जो थोड़ा बहुत पता हो। कोई बोले व्हाट इज वर्क डन, तो क्या होता है वर्क डन? अगर थोड़ा बहुत फॉर्मूला ध्यान रहो तो वर्क डन का एक फॉर्मूला मेरे पास आता है जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। हम बोलते हैं वर्क डन क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब हम एक बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं फॉर सम टाइम और वो बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, ठीक है, मूव करके, तो उस बॉडी में हमने वर्क डन किया। अगर मैं किसी को पुश कर रहा हूँ या पुल कर रहा हूँ, दोनों ही केस में क्या कर रहा हूँ? मैं उस बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ। कितना वर्क डन कर रहा हूँ और कैसे निकालूंगा, उसका मेरे पास एक जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो है वर्क डन का सिंबल हम यूज करते हैं W, ठीक है। एंड दिस W इज गिवन बाय, जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। डायग्राम में अगर इसको मैं समझूंगा तो इसका क्या मतलब है? मान लो एक बॉडी है और वो बॉडी एक सरफेस पे रखी है, इस पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है और इस फोर्स के लगने से वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, बट दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? थीटा एंगल है। ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे एक बॉडी के लिए फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, तो दोनों का यूज करके मैं लिख सकता हूँ वर्क डन कितना आता है? F डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा ये? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वर्क डन का F डॉट एस। वैसे हमें पता है अगर मैं F डॉट एस को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास क्या आता है? मॉड ऑफ F, मॉड ऑफ एस और इनटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला है वो होता है A डॉट बी। क्या होता है? A B कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड S। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा है एंगल बिटवीन F एंड S। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जो वर्क डन निकालने का वो हमारे पास है ये, ठीक। क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसके बेस पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो हम बॉडी पे वर्क डन करते हैं या बॉडी वर्क डन करती है वो हमें क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी देता है। जो वर्क डन होता है वो हमें क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी। डॉट आता है तो स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमें? वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या देता है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक पार्ट ये हो गया। फिर जब ये एक स्केलर क्वांटिटी देगा तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी क्या यूनिट हो सकती है, ठीक है। एक आती है SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन जो आएगी यहाँ से कितनी आएगी? फोर्स की होती है न्यूटन और डिस्टेंस की क्या आती है? मीटर। तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो आएगा न्यूटन मीटर, जिसको हम शॉर्ट में मतलब कंबाइन करके क्या लिखते हैं? जूल, ठीक है। जूल का सिंबल हमारे पास क्या आता है? J। कैपिटल J हम सिंबल यूज करते हैं किसके लिए? जूल के लिए। तो जूल क्या है? SI यूनिट है। अगर मैं इसकी न्यूटन की वैल्यू पुट कर दूंगा वो आती है kg मीटर और सेकेंड -2 और ये मीटर। तो कितना बचेगा? ये kg मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2। तो या तो जूल लिखा होगा या लिखा होगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ये हमने ऐसे चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। SI यूनिट ऑफ जूल और CGS यूनिट। एक और होती है CGS यूनिट। इसी वर्क डन की एक हमारे पास आती है CGS, उसको बोलते हैं अर्ग, ERG, ठीक है। और अर्ग को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा SI से CGS में तो मतलब क्या है? जहाँ kg था वहाँ पे ग्राम आ गया,
जहाँ मीटर था वहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड क्या रहेगा सेम। ये चैप्टर 1 में था क्वेश्चन कि 1 जूल और 1 अर्ग जो है दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो देखो 1 जूल कितना है, 1 जूल है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, मतलब 10 की पावर 3 ग्राम। 1 मीटर में होते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है इसकी 2, और ये क्या है सेकंड -2। तो क्या आएगा ये 3 और 2 आएगा 4 आएगा, पावर की पावर है तो क्या आएगा 10 की पावर 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। तो ये बचेगा 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2। ये 1 जूल की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये जो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि 1 जूल कितना आएगा 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो ये जो है चैप्टर 1 के हिसाब से क्वेश्चन है, हमने वहाँ भी किया हुआ है, यहाँ हमने रिपीट कर लिया कि ये एक तरीके से क्या शो करता है, रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, तो वर्क का जो फॉर्मूला है ये एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हमें बार बार पढ़ना है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि क्या चाहिए, वर्क डन निकालना है। तो देखो अगर वेक्टर हटा देते हैं, या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप इस पर वेक्टर लगा के मोड लगा दो, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो सेम है। तो एफ एस कॉस थीटा, अगर आप में इसमें ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेक्टर लगाया और मोड लगा दिया, वेक्टर लगाया मोड लगा दिया, बात सेम है। ठीक है, तो हम जल्दी इसकी जगह हम सिर्फ ये प्रेफर करते हैं एफ एस कॉस थीटा। तो वेक्टर नहीं लगा हुआ तो वो चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इतना। तो ये वर्क डन का मेरे पास एक फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करो इसको, जो रह जाता है लिखो, क्योंकि मेन तो मैं अब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। तो एक पेज और आएगा थ्योरी का छोटा सा, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हैं कि हमें वर्क डन निकालना है क्या अलग अलग तरीके से। हो गया, हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसी वर्क डन को मैंने दोबारा लिखा। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एफ एस कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से 3 केस बनते हैं हमारे पास। पहला केस बन सकता है अगर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री है। अगर एंगल कितना है, 0। एंगल 0 का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। इम्प्लाइज जो वर्क डन आएगा एफ एस, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक बॉडी पे जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम कब आएगा, जब दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी। पहला पार्ट। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट इसी के अंदर, थीटा 0 की बजाय अब मान लो ले लें थीटा कितना ले लें हम, थीटा ले हम 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके क्या आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या वैसे कि जहां फोर्स लगाओ और बॉडी उसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। कॉस 180 जो होता है वो क्या होता है, -1। तो वर्क डन आएगा माइनस एफ एस, कॉस 180 -1 हो गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव तो चलो आ रहा है, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट कैसे है। तो जनरली जब वर्क डन नेगेटिव आता है तो वो ज़्यादातर जो होते हैं वो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है। आप बॉडी को आगे पुश कर रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है। तो बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। तो एक्चुअल फोर्स अगर ज़्यादा है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स जनरली क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो एक बॉडी पे अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, विस्कस फोर्स, कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है जो बॉडी के मोशन के अपोजिट लग रहा है, तो उन सब का जो वर्क डन आता है वो हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव वर्क डन आता है। और एक केस हो गया थर्ड केस कि अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री है, इधर फोर्स है, ठीक है, और या एक डायरेक्शन में फोर्स है, मान लो यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है वो नीचे है,
दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 एंगल है। तो cos 90 कितना आता है, cos 90 की वैल्यू आती है 0, इंप्लाइज वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 0, इंप्लाइज वर्क डन कितना आएगा, 0। ऐसा हमने अभी तक किया हुआ है एक केस में लास्ट चैप्टर के अंदर। वहाँ पे हमने देखो डिस्कस किया था कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो जो वेलोसिटी है या जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल है। वैसे तो ये वेलोसिटी के लिखते हैं, बट बात सेम है कि वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्ले वो कहाँ है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो अंदर की तरफ है। तो ये एंगल हमेशा कितना आएगा, 90, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी इस मोमेंट पे टेंजेंशियल है और फोर्स ऊपर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, तो एंगल हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसकी वजह से वर्क डन आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क डन क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से 3 केस और बनते हैं, वो जनरल केस। देखो ये तो स्पेसिफिक केस है। एक केस बनता है कि मान लिया जो थीटा है वो क्या है, 0 और 90 के बीच में है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो इस एक्यूट एंगल में देखो जो cos थीटा की वैल्यू आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव। cos थीटा क्या आता है, ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये जरूरी नहीं है कि वर्क डन जो है, ये तो एक केस है, 0 पे तो मैक्सिमम मिल रहा है, पर जब तक एंगल दो बॉडीज के बीच में, मान लो ये फोर्स है, ये कुछ हमारे पास है फोर्स की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। फोर्स यहाँ से स्टार्ट करके एक्सेप्ट 90 इसके बीच में कुछ भी हो तब तक वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ये फोर्स की डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, 90 से एक्सीड करती है, तो एंगल क्या बन गया, अब ऑब्ट्यूज बन रहा है। एंगल ये ऑब्ट्यूज जब बन रहा है तो यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक क्या होगा, एंगल मोर देन 90 आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है cos क्या होता है, तो अगर थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, मोर देन 90 और इक्वल टू 180, यहाँ पे इक्वल भी है, ठीक है, 90 से बड़ी है और 180 से बराबर या छोटी है। इस केस में जो cos थीटा है वो क्या आता है, नेगेटिव, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज एंगल है। और अगर एंगल cos नेगेटिव है तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या आएगा, वर्क डन आएगा नेगेटिव। cos पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, cos नेगेटिव तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, इतना बोलो। फोर्स भी नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। फोर्स नेगेटिव होने का मतलब जो किसी भी फोर्स के अंदर या डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि फोर्स अगर नेगेटिव हो गया और एंगल भी नेगेटिव है तो वो मिलके प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ जो एंगल थीटा है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है। अब बात अगर तुम बोलो कि फोर्स नेगेटिव है, तो पहली बात तो ये नेगेटिव फोर्स से मतलब क्या है, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब बेसिकली डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में है। अब मान लो ये नेगेटिव फोर्स है, अगर इधर पॉजिटिव था तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव फोर्स है, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी यहां लग रहा है और ये भी यहां लग रहा है। तो ये जो एंगल थीटा है वो रिलेटिव एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। इसका अब एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, फोर्स भी यहां है, डिस्प्लेसमेंट यहां। बताओ थीटा कितना आएगा, जब थीटा 0 तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहां पे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल है वो मैटर करता है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर दोनों इस डायरेक्शन में है, यहां पे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे है, तो थीटा जो है वो 0 काउंट होगा और वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और मैक्सिमम आएगा, ठीक है, ओके। तो जो हमारी थ्योरी थी इस टॉपिक की वो इतनी सी थी, बस सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, बस मुझे इस फॉर्मूले को अप्रोच करना है अलग अलग तरीके से। तो पहला जो तरीका है सॉल्व करने का वो यही है, मुझे डॉट प्रोडक्ट चूज करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट चूज करना है और सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन,
ठीक है, पहला क्वेश्चन है एक बॉडी है, उसको इतने एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है, एंगल बोल दिया मैंने गलती से। फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको गिवन है डायरेक्टली, कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, और जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, डायरेक्ट गिवन है 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस क्या है, प्लस k कैप। वहाँ कैप आपने लिखा हुआ, फोर्स होता है न्यूटन में और ये किस में है, मीटर में। वर्क डन निकालना है, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है फालतू सा। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने सीखा हुआ है वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डॉट निकालने का तरीका क्या होता है, आई वाला कंपोनेंट आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो क्या आएगा, आई को आई से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 2 गुना 2 प्लस 4 गुना माइनस 3 प्लस माइनस 6 गुना 1, तो 4 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 18 और प्लस का 4 कितना आएगा, माइनस का 14 जूल। जो वर्क डन आ गया वो आ गया माइनस का 14 जूल। वर्क डन की साइन देख के मैं बता सकता हूं जो एंगल आएगा वो ऑब्ट्यूस आएगा या एक्यूट आएगा। अब क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो एंगल आएगा वो मोर देन 90 है, ठीक है, और ठीक है 90 और 180 के बीच में है। क्लियर इतना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, करो नोट डाउन इसको, साथ साथ इसको साथ साथ लिखते जाओ क्या वैल्यू आएगी। अब हमें बस क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। 1 घंटा मतलब मैं ले रखे हैं कुछ क्वेश्चन, जब हो जाएंगे खत्म सारे क्वेश्चन तो क्लास खत्म। तो अब आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन देखो और ट्राई करते रहो। जितने भी टाइप पॉसिबल हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दे रखे हैं, वो हमें सारे डिस्कस करने हैं। तो आसान आसान से हैं। ये चैप्टर जो है कंपेरेटिवली देखा जाए तो आसान चैप्टर में काउंट होता है फर्स्ट टर्म के अंदर। उतना वैसे तो ठीक है, लेवल अच्छा खासा है, बट कंपेरेटिवली ज़्यादा दिमाग नहीं लगता। ये इजी अप्रोच है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। मैकेनिक्स को वर्क डन वगैरह यूज़ करो, काइनेटिक एनर्जी यूज़ करो, मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करो, कर दें आगे, ठीक है। बताते जाओ मुझे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। मुझे जब वर्क डन निकालना है तो मुझे फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए ही क्या करेगा, वो अलग अलग तरीके देगा। अब इस क्वेश्चन में देखो एक बॉडी है, वो कहाँ पे मूव कर रही है, बॉडी का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग है। बॉडी का जो मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडर द इफेक्ट ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अभी तक जो बात चल रही है, जो हमने क्वेश्चन देखा है, वो कांस्टेंट फोर्स की बात चल रही है। तो ये कितना है, 2i प्लस 3j और प्लस k। जो फोर्स है वो है 2i प्लस 3j प्लस k, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, न्यूटन में दे रखा है उसमें। और बोला फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी बाय अ डिस्टेंस, यहाँ बाय भी आना चाहिए, यहाँ पे बाय भी आना चाहिए, बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग उसको 2 मीटर मूव करना है और उसमें वर्क डन निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 2 मीटर, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस है। तो x के लिए i, y के लिए j, z के लिए क्या आएगा, k कैप। तो मैं यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2k कैप, ठीक है। ये मैंने कहां से डिसाइड किया, z एक्सिस गिवन है, यहां से डिसाइड किया। तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा आंसर, I वाला I से, J से, K से। ना तो I है ना J है, सिर्फ K कंपोनेंट है। ये है 1 और ये है 2, तो 1 इंटू 2 कितना आंसर आएगा, 2 जूल। वर्क डन का आंसर कितना आ गया, 2 जूल। तो या तो आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, या फिर आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस चूज करेगा, वो x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है, और उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा कि वो उसको इतनी डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो जो एक्सिस देगा अकॉर्डिंगली आप i, j, k चूज कर लोगे और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट गिवन था, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में हमने पहले डिस्कस किया हुआ, अब हम ये अगला पार्ट एक बार रीडिस्कस कर रहे हैं। एक टर्म आती है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसके बाद हम ट्राइंगल लो दोबारा सीखते हैं। कि मान लो एक बॉडी थी, पहले P पर थी, ठीक है, बाद में चली गई वो Q पर। पहले कहां थी,
P पर, बाद में कहाँ चली गई, Q पर। ये ओरिजिन है O। तो एक वेक्टर मेरे पास है OP, ठीक है, या इसको मैं सिर्फ P लिख सकता हूँ। एक वेक्टर है OQ, या मैं इसको सिर्फ Q लिख सकता हूँ। ऐसे अलग अलग तरीके से सिंबल में गिवन होता है, ठीक है। तो मुझे OP पता है और OQ पता है। अब मान लो मुझे क्वेश्चन बोले कि बताओ यहां से ये PQ वेक्टर क्या होगा, कि बॉडी को मैं P से Q ले गया। अब इस क्वेश्चन को बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, कि बॉडी पहले P पे थी, P भी वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, फिर कहां चली गई, Q पर, Q भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो P से Q उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो अब मुझे PQ निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, ट्राइंगल लो। तो देखो ट्राइंगल लो के हिसाब से कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं जो सेम डायरेक्शन में या सेम ऑर्डर में होते हैं। तो OP और PQ सेम ऑर्डर में है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से PQ वेक्टर क्या आएगा, ये हमने वैसे पहले किया हुआ है बट ठीक है रिवाइज कर रहे हैं ताकि ध्यान रहे। क्या आएगा PQ वेक्टर, OQ माइनस OP। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमें दे रखे हों और हमें वहां से वेक्टर फाइंड करना है, तो उसका तरीका हमेशा क्या होता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो अगर मैं P से Q जा रहा हूं तो Q फाइनल है और P क्या है, इनिशियल। कैसे निकालोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दिया। तो OP PQ OQ के बराबर है, तो PQ क्या आएगा, OQ मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, वो मेरे पास क्या निकल गया, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली यहां से QP कितना आएगा, QP क्या आएगा, वापस कर दोगे। अब Q से P जाओगे तो ये फाइनल हो गया और ये क्या आ गया, इनिशियल, तो आ जाएगा फिर OP माइनस OQ। अब OP लिखो या P लिखो, बात सेम है, ठीक है। कभी पेपर में OP लिखा होगा, कभी सिर्फ P लिखा होगा, कि एक वेक्टर की पोजीशन P थी, उसको P से कहां ले गए, Q ले गए, और सोल्व किया, और क्या आएगा। अब सेम नोटेशन को जो है वो दुनिया भर की नोटेशन है, कुछ भी लिख दो उसको। मान लो अब मैंने इसको लिखा, एक पोजीशन A थी, एक पोजीशन है B, और ये है पार्ट। हम कहां गए, A से B गए। ये लिखा हुआ है RA और ये लिखा हुआ है RB। R वेक्टर है पोजीशन के लिए, और RA मतलब A का पोजीशन वेक्टर, B का मतलब, RB का मतलब B का पोजीशन वेक्टर। तो बताओ यहां से AB वेक्टर क्या आएगा डायरेक्टली, A से B का मतलब क्या है, B फाइनल है और A क्या है, इनिशियल। तो किसके इक्वल आएगा ये, RB माइनस RA। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दोगे। क्लियर है ये, लिखो इसको फटाफट। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका है कि हम फाइनल वेक्टर में से जो फाइनल पोजीशन है उसमें से जो इनिशियल है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। साथ साथ करो, लिखो साथ साथ, ठीक है, बाद में कुछ नहीं होगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक अगर एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। यहां तक कर दे चेंज। लिखो यहां तक फटाफट, साथ साथ लिखो। डन, ओके। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सब पता आपको सब पता है। अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम RA टू RB, मीटर में दो रखें दोनों, ठीक है, ये भी मीटर में है और वो भी मीटर में है। अंडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस वैल्यू फाइंड द वर्क डन। तो मुझे फोर्स गिवन है, फोर्स की वैल्यू है 2I कैप प्लस 3J कैप और माइनस K कैप। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, कहां से कहां गए हैं, A से B गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दी, कैसे करोगे, I वाला I से, J से और K से माइनस कर दोगे। तो RB में से RA माइनस करना है, 6I माइनस 2I, इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा, पहले 4I, ठीक है, 4I, फिर माइनस 4J में से 4J माइनस करोगे, जीरो नहीं आता है, गलती करते हैं बच्चे, गधे रहते हैं एकदम बिल्कुल ही। माइनस 4J कितना आएगा, माइनस का 8J, ठीक है, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे।
और 2k माइनस माइनस 6k क्या हो गया, प्लस का 8k। आप आर बी में से आर ए माइनस कर रहे हो तो पहले आर ए के सारे जो साइन है वो बदल जाएंगे वो, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया, फोर्स पता है तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए, तो क्या करोगे अब, वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ क्या आएगा, करो सॉल्व फटाफट। 2 और 4 दूनी 8, 4 और मतलब 3 और 8 24 और माइनस का 8, ठीक है। क्या, कौन सा प्लस 8, सही है। तो ये 8 और 8 कैंसिल और आंसर आएगा माइनस का 24 जूल। तो अगर हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल और फिर दोनों का यूज करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। लिखो फटाफट। क्लियर है यहां तक, पक्का, ओके। तो आगे देखते हैं, फिर हम अगला पार्ट देखते हैं। हम पलट दें इसको, ठीक है। ये खुद से करो अभी, DIY अभी करो फटाफट, चलाओ दिमाग। हो जाएगा ना। ये फोर्स की वैल्यू आ रही है कितनी, 5 I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, RB माइनस आई ए, 3I माइनस माइनस आई 4I, और 2J माइनस माइनस J 3J, और K माइनस 2K माइनस K। तो F डॉट एस क्या आएगा, यहाँ से F डॉट एस आएगा 20 प्लस 6 माइनस 1 और 25 जूल, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, ओके। तो ये एक तरीका है वर्क डन निकालने का, अगर आपको फोर्स पता है और आप किसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। डायरेक्ट गिवन है, वेल एंड गुड, नहीं गिवन है तो एक्सिस दे देगा कि इस एक्सिस पे मूव कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो हम वहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे। वैसा भी नहीं गिवन है तो दो अलग अलग पोजीशन देगा, दोनों की पोजीशन वेक्टर से पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये एक अप्रोच है वर्क डन सोल्व करने की। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है वर्क डन सोल्व करने की, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें हम एक तरीका सीखना है, इसको हम बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा था, 3 में सीखा था, 4 में भी थोड़ा बहुत आया था, अब दोबारा आ गया, ठीक है। ये हर चैप्टर में हमारा एक फॉर्मूला बन सकता है जहां पे हम एरिया निकाल के क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब ये बोल रहा है कि इधर हमारे पास फोर्स है और यहाँ पे मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, और कोई एक कर्व है, रैंडम कर्व है, ठीक है, वो जा रहा है और बोला है इस कर्व का यूज करो, ठीक है। इस कर्व की कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, और इस कर्व का यूज करना है, और मुझे बोला कि बताओ वर्क डन कितना होगा। पर वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का वो हमें एक कंडीशन दे देता है। मान लो लेट से यहाँ से स्टार्ट करके वो यहाँ तक का वर्क डन निकालना चाहता है, ये सारा वर्क डन मुझे चाहिए, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके ये लेट से है पोजीशन इनिशियल, और ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन।
बोला इनिशियल से फाइनल पोजीशन का बताओ कितना वर्क डन होगा। तो ये हमने पहली बार ये चीज़ सीखी थी अभी 11th क्लास के अंदर। फर्स्ट टाइम हमने सीखा था, जो कर्व हमारे पास आया था वो था वेलोसिटी टाइम कर्व। ठीक है, इस वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया था, चाहे वो ट्रायंगल फॉर्म में था, किसी भी फॉर्म में था, मुझे पता है वैसे एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा वेलोसिटी इनटू टाइम की, तो डायमेंशंस के बेस पर ये क्या होता है मीटर पर सेकंड, और ये क्या होता है सेकंड। तो सेकंड सेकंड कट गया, कितना आएगा मीटर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। तो हम यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सारा एरिया ऊपर की तरफ है या नीचे भी कुछ कर्व फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 2 में था ये कि वीटी कर्व का जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है। तो एरिया का बेसिक ये है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से जो वेरिएबल आएगा वो एरिया के बराबर है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व, वो क्या देगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने अभी सीखा है वो क्या होता है, वर्क डन होता है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है और बोलता है कि आपको वर्क डन निकालना है, तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे, पूरा एरिया निकाल दो। अब एरिया की शेप जो है वो बदलेगी और फिर वहीं से डिफरेंस आता है कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो हमेशा क्या देगा, हमें वर्क डन देगा। कौन सा एरिया, एफएस कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वर्क डन देगा। अब बात ये एरिया निकालेंगे कैसे। तो एरिया निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि स्टैंडर्ड शेप है, ट्राइंगल है, सर्कल है, ठीक है, आपका ट्रेपेजियम फॉर्मूला है, मतलब कोई भी ऐसी शेप जिसका आपको फॉर्मूला पहले से पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। और अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पता तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा एरिया निकालने का। क्योंकि हमने ये भी चैप्टर 2 में ही सीखा था कि जो एरिया होता है, एरिया का जो है, ये अगर स्टैंडर्ड शेप है तो डायरेक्ट लगा देंगे, नहीं तो जो वर्क डन आएगा वो आएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब किसका, एफ डी एक्स। और x कहां से कहां तक बदल रहा है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। अगर इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक हम क्या करेंगे, फोर्स, देखो एफ डी एक्स का मतलब वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कोई स्टैंडर्ड शेप आएगी तो भी डायरेक्ट निकल जाएगा, स्टैंडर्ड शेप नहीं आ रही है तो भी हम यहां से कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम रिलेट करते हैं कि इंटीग्रेशन से और डायरेक्टली दोनों से हम निकालते हैं और चेक करते हैं सेम आएगा नहीं आएगा, आएगा सेम। ऐसे बस समझाने के लिए कि दोनों डायरेक्ट निकालो या यहां से करो, दोनों हमेशा सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एरिया या तो डायरेक्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक, कर दें आगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, पर नेक्स्ट में हमने क्वेश्चन डाल रखा ऑलरेडी, तो मैं एक क्वेश्चन अभी ऐड ऑन कर रहा हूं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, वो बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर जो फोर्स है वो है मेरे पास 2x। फोर्स क्या है, 2x है। पहले जो फोर्स था उसमें मेंशन था कि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये एग्जांपल हो गया किसका, वेरिएबल फोर्स का। तो वेरिएबल फोर्स से जब हमें टोटल वर्क डन निकालना होता है तो हमारे पास ये एक ही फॉर्मूला बचता है सॉल्व करने का, क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट। ठीक है, देखो अब एक चीज जो डाउट आता है पहले वो समझते हैं, या अगले पेज पे ही देखते हैं। चलो, बोला है फोर्स कितना है, 2x है, और x वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 2 से लेके 4 तक। x वेरी कर रहा है 2 से लेके 4 तक, और बोला है वर्क डन निकालो। ठीक, तो एक जो कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक, ठीक है, वो बोलते हैं वर्क डन जो होता है वो होता है fx। ठीक है, फोर्स की वैल्यू है 2x और इनटू में x, और वर्क डन कितना आ गया, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा 11वीं क्लास के बच्चे कर देते हैं। ठीक है, जो गलत है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या है, गलत है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है व्हेन फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, पर यहां क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल है। अब फिर डाउट आता है वेरिएबल कैसे है ये, 2x को मैं वेरिएबल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली फोर्स बदल रहा है।
मान लो x में 2 था तो यहाँ 2 आएगा, x में 2.1 हुआ यहाँ 2.1 हो गया, x में 3 हुआ यहाँ 3 हो गया, तो फोर्स कांस्टेंट ही नहीं है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली फोर्स इनटू x नहीं कर सकता। तो क्या करूँगा, दो तरीके हैं। एक तरीका है एरिया निकाल दो, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं ड्रॉ कैसे कर पाएंगे इसको ड्रॉ। F इक्वल टू 2x है, तो F इक्वल टू 2x को ड्रॉ कैसे कर पाओगे, चेक करो। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, 2x है, x में रखा 0 तो फोर्स कितना आएगा 0, तो एक पॉइंट तो यही है, ठीक है। फिर x में रखा 2 या x में रखा 1, फोर्स कितना आएगा 2, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट हो गया हमारे पास, तो इन 2 पॉइंट का यूज करके हम कर सकते हैं लाइन, ठीक है। ये मेरे पास लाइन आ गई, नीचे भी आएगी वैसे तो, ठीक है, बट मैं नीचे वाली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो लाइन यहाँ भी आएगी। ये 1 था, फिर 2 यहाँ पे आएगा, 3 4, ठीक है। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2 से लेके 4 तक जाना है। तो पहले कहाँ गए, पहले कहाँ गए 2 पर, ठीक है। तो जाओ 2 पे, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 4 है, ये 4 है, ये 2 ये 4। तो 2 से 4 का मतलब क्या है, इसके बीच का एरिया मुझे फाइंड करना है, मुझे ये एरिया फाइंड करना है। क्या शेप है ये, ट्रेपेजियम है, ठीक है। क्या मुझे यहां से बता सकते हो डायग्राम से, ये x2 है ये 4 है, ठीक है। ये जो फोर्स था वो 2x था, जब x में 2 था तो फोर्स कितना हो गया यहां तक, ये कितना हो गया 4, और जब x में 4 हुआ ये फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया 8। तो ट्रेपेजियम की जो 2 पैरेलल साइड है, एक 4 है और एक कितनी है 8, और एक गैप कितना है, ये गैप 2 है, ठीक है। तो क्या आएगा एरिया, एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जो वर्क डन आएगा वो आएगा एरिया के बराबर। एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है 4 और एक साइड है 8, तो 4 + 8 और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आएगा आंसर 12 जूल, आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया 12 जूल। तो मैंने एरिया निकाला कर्व का, ये कर्व क्या है F इक्वल टू 2x। अब तुम्हें डाउट ये है कि आपको कैसे पता ये लाइन बनेगी, तो भाई देखो लाइन की इक्वेशन ही होती है, अगर 2 वेरिएबल हैं और दोनों की पावर 1 है तो लाइन बनेगी हमेशा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ये सही मेथड है, नहीं, ये सही मेथड नहीं है। मैंने करवाया है आपको क्योंकि हम एरिया ही निकाल रहे हैं। यही एरिया मुझे डायरेक्ट मिल सकता है किससे, एफ डी एक्स से। फोर्स का अगर डिस्प्लेसमेंट x, देखो कभी x देंगे कभी s देंगे, वो सिंबल बदलते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अभी यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं फोर्स का इंटीग्रेट कर दूं कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक, मुझे सेम आंसर आएगा। तो देखो एफ डी एक्स, फोर्स कितना है 2x, और डिस्प्लेसमेंट कहां से लेके कहां तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके 4 तक। बताओ x का इंडिकेशन याद है, इंडिकेशन क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n का इंडिकेशन था एक पावर रेस कर दो, सेम पावर से डिवाइड। वैसे प्लस c भी आता है बट हम c यहां यूज नहीं करते, जब हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। तो x की पावर 1 का आंसर क्या होगा, एक पावर रेस कर दी, सेम पावर से डिवाइड, और 2 से 4। ये 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा सिर्फ x² और 2 और 4, और 2/2 कट गया। पहले 4 पुट किया 16, फिर 2 पुट किया 4, 16 - 4 कितना आ गया आंसर 12 जूल। तो अब ये ज़्यादा इजी मेथड है। आपको फोर्स गिवन था, मतलब वो गिवन था कि कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा है, सारी वैल्यूज पुट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये
अगर आपको वेरिएबल फोर्स गिवन है और रेंज गिवन है तो हमेशा हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये तब यूज करेंगे जब मुझे पहले से ही कर्व बनाया दे रखा है, मुझे सेपरेटली कर्व बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो हमने एक क्वेश्चन से ये सीख लिया कि अगर वेरिएबल फोर्स आएगा तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं या एरिया मेथड यूज कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्टली एफ डॉट एस नहीं लग सकता, मतलब पहले एफ डॉट एस निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन करना इंटीग्रेशन ही पड़ेगा। अब ये भी एक तरीके से है तो इंटीग्रेशन ही, बस ये स्टैंडर्ड शेप थी। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना आता है, हर एक का हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है यहां तक? पलट दें इसको। अब देखो ऐसे 3-4 क्वेश्चन है सेम के सेम, सारे खुद करोगे आप अभी। पहला क्वेश्चन है, फोर्स गिवन है के एक्स। इस क्वेश्चन में जो फोर्स है वो गिवन है के एक्स। के कितना है, के है 5, तो फोर्स हो गया 5x। जो फोर्स है वो कितना हो गया, 5x। और जो x की रेंज है वो कहां से कहां तक है, x वेरी कर रहा है 0 से लेके 5 तक। ठीक, तो वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा एफ डी एक्स। कुछ करना ही नहीं है, 0 से 5, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5x, dx 0 से 5, 5 बाहर आ गया, x की पावर 1 का इंडिकेशन क्या आएगा, एक पावर रेस कर दी, सेम पावर से डिवाइड, 5/2 बाहर और 5 का स्क्वायर पुट किया, कितना आएगा 25 माइनस 0 और ये आएगा 125/2 जूल। ये आएगा 125/2 जूल। क्लियर है? तो ये हमने वर्क डन निकाल दिया। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जहां पे आपको इंटीग्रेशन करना है वो आप खुद से कर सकते हो क्वेश्चन, कि अगर आपको एक फोर्स देंगे जो वेरिएबल है और उस वेरिएबल फोर्स का यूज करके आपको सॉल्व करना है, तो बस इंटीग्रेशन करते जाओ, आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर इतना? ठीक है, यही एफ डॉट डी एक्स या और तरीके हम सॉल्व करेंगे। करो नोट डाउन इसको। तुम लिख लिया? तू क्वेश्चन लिख रहा क्या? आगे देखते हैं, सब सेम क्वेश्चन है। यहां पे जो फोर्स है वो है 2 + x, पार्टिकल है F न्यूटन में है, वर्क डन निकालना है और x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, तो वर्क डन क्या आएगा F dx। फोर्स कितना है 2 + x dx और लिमिट कहां से कहां तक है 1 से 2। सिर्फ 2 का इंडिकेशन क्या आएगा 2x और x का इंडिकेशन क्या आएगा x²/2 और लिमिट कहां से कहां तक है 1 से 2, मतलब 2 बाहर आएगा और dx का जब इंटीग्रेशन करोगे 1 के स्पेस में तो वो आएगा कितना x। ठीक है, पहले 2 पुट किया, क्या आएगा 2 पुट करने से क्या आंसर आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4/2 2, ये 2 पुट करने से आंसर आ गया। फिर 1 पुट किया, 1 पुट करोगे तो आएगा 2 + ½ तो 6 माइनस और कितना 2.5 मतलब 5/2 आ गया, तो आएगा 12 में से 5 गए 7/2 जूल। ठीक है, तो कोई भी हो, अगर आपको वेरिएबल फोर्स गिवन है और आपको वर्क डन निकालना है तो आपको बस एफ डी एक्स करना है। यहां इन सब क्वेश्चन में अभी हम ये लेके चल रहे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। क्यों बोलो? जब इंटीग्रेशन करेंगे 2dx का तो 2 बाहर आएगा, सिर्फ बचेगा dx, सिर्फ dx को हम लिखते हैं 1dx और 1 का मतलब x की पावर 0 और 0 का आंसर क्या आएगा, एक पावर रेस करेगा सेम पावर से डिवाइड, तो क्या बचेगा 2x। तो डायरेक्ट याद कर लेते हैं क्या, कि अगर सिर्फ कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और dx की जगह x, dy का इंटीग्रेशन y, dz का z। एक्चुअल में क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू dx, पर शॉर्ट में बोल देते हैं dy का y, dt का t, dz का z, इस तरीके से। 2 + x का नहीं हुआ, 2 बाहर आया, dx का इंटीग्रेशन जो है वो x हुआ और x की पावर 1 का इंटीग्रेशन आएगा x²/2।
ठीक है, क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? ओके नाइस। पलट दे, लिख लिया? जल्दी लिख ले तो यार, 3 3 लाइनें हैं। हो गया? ओके। यहां पे फोर्स है -k/x²। फोर्स है -k/x², और k कोई कांस्टेंट है तो यह आएगा -k, जो नीचे स्क्वायर है ऊपर आके क्या हो गया, -2। ठीक है, तो वर्क डन क्या आएगा अगेन, F/dx। फोर्स है -kx-2 साथ में dx, और डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, डिस्प्लेसमेंट है a से 2a। डिस्प्लेसमेंट की रेंज है a से 2a। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। क्या होगा यहां पे, क्या बाहर आएगा, -k बाहर आ गया। x की पावर -2 का इंडिकेशन करना है, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक पावर रेस कर दोगे तो -2 में +1 कर दिया तो क्या बचा, -1, और नीचे क्या आएगा, -1। लिमिट कहां से कहां तक है, a से 2a। ये माइनस आगे आ गया तो माइनस माइनस प्लस k, और x की पावर -1 का मतलब क्या बन गया, 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक है, a से 2a। तो सॉल्व करो, क्या बचेगा वर्क डन, k बाहर आएगा, पहले 2a पुट किया तो 1/2a, फिर माइनस साइन 1/a, एलसीएम लो तो क्या आएगा, 1/2 -1, तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 1/2a। तो फोर्स की वैल्यू आ गई -k/2a, मतलब फोर्स नहीं वर्क डन की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है? तो वर्क डन जो आ गया वो आ गया -k/2a। हर क्वेश्चन में आपको सिर्फ फोर्स वगैरह अप्लाई करना है, मैं भी सिंपल कर रहा हूं, अभी हमने थोड़ा सा लॉग नहीं पढ़ा है तो इसमें 1 2 क्वेश्चन के अंदर लॉग वगैरह दे रखा है, तो वो मैं भी 1 2 क्लास के बाद डिस्कस करूंगा कि जब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा लॉगरिथमिक फंक्शंस का, तो हमने बिल्कुल भी अभी लॉग नहीं पढ़ा है, तो फिर लॉग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, फिर हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2 3 क्वेश्चन, पर अभी तो चलेगा। सारे क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो एकदम सेम अप्रोच है कि आपको वैल्यूज गिवन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस इंटीग्रेशन करना है, और अभी हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का, x की पावर n का इंटीग्रेशन। 2a² भी आएगा, फिर ऊपर a बचेगा तो बाद में कट जाएगा। ठीक है, मैंने यूज किया, a कॉमन ले लिया, और हाफ -1 आएगा -1/2। ठीक है, कर दें आगे, हो गया? ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन है, मतलब 2 4 तो अभी और हैं आई थिंक। क्या आप ये खुद से कर पाओगे, छोड़ दूं इसका? चलो मैं तुम्हें वो फर्स्ट पार्ट का देता हूं, सेकेंड पार्ट खुद से कर लेना, कुछ भी नहीं है, वही सेम इंटीग्रेशन करना आपको। तो पहले पार्ट में जो वर्क डन आएगा वो आएगा F/dx, फोर्स की वैल्यू है cx², और x वेरी कर रहा है 0 से कैपिटल X, मतलब मेरा आंसर ही x में आएगा। ठीक है, तो c बाहर आ गया, x² का इंडिकेशन क्या आएगा, x³/3, और लिमिट है 0 से x, तो c/3 बाहर, x में x पुट किया तो x³ - 0, और आंसर क्या आ गया, cx³/3। ये पहले पार्ट का आंसर है। सेकंड करना, सेकंड पार्ट अभी करो, बताओ क्या आंसर आएगा। सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा।
ये टेस्ट यहीं रख के जाने हैं और बताना नहीं है, ठीक है? हाँ, टेस्ट पेपर भी दोनों, क्वेश्चन पेपर भी एंड टेस्ट पेपर दोनों। राइट योर नेम, क्या? आई विल रिटर्न, ठीक है, कुछ दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आंसर, क्या आंसर आ रहा है? कुछ आ रहा है आंसर? नहीं आ रहा? 36 आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3 dx। अब डाइड करेंगे ना, x² का इंडिकेशन x³/3, 3 कट गया तो ये बचा x³, इसका इंडिकेशन x²/2, 2 से 2 कट गया, x² एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3, तो 3³ कितना आएगा? 27, और ये 9 - 0 एंड आंसर इज 36 जूल। ठीक है ना? कर दें आगे, कर दें आगे। कहाँ किया तूने सॉल्व? पे पेन देना गधे। 3 से 3, ओके, कर दे सोलह। मिल गई आज सारे सारे। सही है? टफ है? नॉर्मल है? हाँ, ओके। इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है, मतलब एरिया बोल रहा हूँ, कर्व गिवन है, और इस कर्व का यूज करके बोल रहा है फोर्स गिवन है। पहला बोल रहा है -2 से 0 और फिर 0 से 2 मीटर के बीच में आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर करने के लिए। मैं एक बार इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? क्यों कर रहे हैं रीड्रॉ, देख लेते हैं। तो अब यहां देखो, वो बोला है -2 से +2 के बीच में वर्क डन निकालना है। ये अलग निकालना है, ये अलग निकालना है, ठीक है? ये +2 है, इसको ऊपर लेगा यहां तक, तो एक ये एरिया आएगा। क्या शेप है ये? क्या शेप है ये? ये 10 है। तो अगर मैं 0 से 2 में निकालूंगा वर्क डन, तो क्या आएगा? वो हाफ बेस इनटू हाइट। 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आएगा? 10 जूल। कितना आंसर आएगा? 10 जूल। तो 0 से 2 मीटर के बीच में जो आंसर आ रहा है वो 10 जूल आ रहा है। सिमिलरली इस केस में क्या आंसर आएगा? यहां पे 0 मतलब -2 to 0, -2 to 0, क्या आंसर आएगा? -2 to 0। यहां देखो, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव है और जो फोर्स है वो भी नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर नेगेटिव, तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर नेगेटिव, तो क्या आंसर आएगा? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स बोथ आर नेगेटिव। प्लस आएगा आंसर, माइनस आएगा? प्लस आएगा या माइनस? पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में है, फोर्स भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, और जो, क्योंकि ये नेगेटिव का मतलब है फोर्स नेगेटिव में है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क डन क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव। तो कितना आएगा?
कितना आएगा, सेम हाफ बेस इनटू हाइट 10 जूल। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, कुछ ऐसा ही, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, थोड़ा सा वेरिएबल क्वेश्चन है। पलट दे इसको या लिखोगे? इसको पलट दें, अब ये लिखोगे, इसमें ही आएगा नीचे। अगर ये कर्व यहां होता इधर की तरफ, ये कर्व लाइन इधर इधर होती नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या था, फोर्स पॉजिटिव है, मतलब फोर्स नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर नेगेटिव आता। ठीक है, करें आगे। ओके, एक क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऊपर फोर्स है, यहां डिस्प्लेसमेंट है, पहले फोर्स जो है वो कांस्टेंट है एक पॉइंट तक, यहां तक जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, कितना है 100 न्यूटन। फिर फोर्स हो गया 50 न्यूटन, कहां पे, यहां तक आते हुए फोर्स ऐसे डिक्रीज कर रहा है, पहले क्या था कांस्टेंट था, फिर डिक्रीज कर रहा है, कहां तक डिक्रीज किया, इस 50 तक आ गया, 100 से 50 तक आ गया। ये वैल्यू है x इज इक्वल टू कितना माने, आसान करना है क्वेश्चन हमें, 5 मान लेते हैं, एंड दिस इज 10 मीटर। ठीक है, एक वैल्यू कितनी है 5 और एक है 10। और बोला सेम टाइम पे नीचे एक कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, वो लग रहा है -2। नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, अब 3 फोर्स हो गए। देखो यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट फोर्स है, यहां से लेके यहां तक वेरिएबल फोर्स है जो डिक्रीज कर रहा है, और ये अप्लाइड फोर्स है जो नीचे है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स है -2 न्यूटन जो कंटिन्यूस लग रहा है। अब अगर ये प्लस में है तो मान लो ये राइट डायरेक्शन में है, तो ये कहां पे है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में है। अब बोल रहा है यहां से लेके यहां तक का 3 चीज निकालनी है। पहला निकालना है वर्क डन W बाय अप्लाइड फोर्स, ठीक है, फिर सेकंड W बाय फ्रिक्शनल फोर्स, और थर्ड नेट वर्क डन। नेट कितना वर्क डन होगा। ये कलर विजिबल है या नहीं, बहुत अच्छा लग रहा ना ये 3 पार्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां तक तो ये अलग शेप है, ये क्या शेप है, सीधा रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये क्या शेप है, जो सेकंड शेप है, ये क्या है, दिस इज ट्रेपेजियम। ठीक है, और नीचे वाली जो नीचे है, ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। ये भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। 3 शेप आ गई। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे, पहला पार्ट है वर्क डन, पहला पार्ट है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से कितना वर्क डन होगा, 2 वर्क डन होंगे ना, मतलब एक ये एरिया निकालोगे और एक ये एरिया निकालोगे। इसका नाम दे दिया A1 और ये एरिया मैंने क्या बोल दिया, A2। ठीक है, तो किसके इक्वल होगा, A1 प्लस A2। बताओ A1 क्या आएगा, A1 क्या आएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये 100 है और ये है 5, तो कितना आंसर आएगा, 100 गुना 5, 500 जूल। ठीक है, A2 क्या आएगा, A2 ट्रेपेजियम का एरिया, एक साइड है कितनी 100,
ए कितनी है 50, तो ये आएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक है 100 और एक है 50 एंड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है 5 से 10 तक डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो 150 अपॉन 2 कितना हो गया 75 इंटू 5 क्या आएगा 375 जूल। बोलो डाउट है तो, बोलो कोई डाउट है यहां पे तो, ठीक है यहां तक ओके। तो अब क्या करोगे, वर्क डन जो आएगा अप्लाइड फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का वो आएगा A1 प्लस A2 और ये आएगा कितना है 500, 500 ये 500 है और ये कितना है 375, कितना आ गया 875 जूल। चेक करना सही किया ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 100 और 50 150 और 5, ठीक है क्लियर है यहां तक। फिर हमें निकालना है सेकेंड पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क क्या लोगे, डिस्टेंस होती है A2 स्टार्ट कहां से हो रहा है और कहां तक जा रहा है, तो कितना हो गया ये डिस्टेंस लोगे ना, 5 से 10 है तो 5 ही आएगा। देखो फ्रिक्शन फोर्स कितना है और कहां तक जा रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है। फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो मैं डायरेक्टली आगे जो साइन लूंगा वो क्या लूंगा माइनस का, और जो फोर्स है वो कितना है माइनस का 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, तो यह आएगा माइनस का 20 जूल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में निकालना है नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होगा W अप्लाइड और W फ्रिक्शनल फोर्स। अप्लाइड कितना है 875, विथ साइन चूज करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस का 20, तो कितना आएगा 855 जूल, ये आ गया वर्क डन, नेट वर्क डन आ गया, ये हमारे पास आ गया नेट वर्क डन। जो नेट वर्क डन की वैल्यू है एक सेकेंड, आज तो मना किया था, नहीं यू आर नॉट इन द ग्रुप, देखो फिर नहीं हो गया। सही है, टफ है, आ रहा समझ में, बताओ। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है एफ डॉट एस, वही वही चल रहा है, यही करना है। एक टॉपिक उठाएंगे, एक फॉर्मूला और उसके आसपास जो क्वेश्चंस हैं सब उठा देंगे, सब कर लेंगे हम। तो ये वर्क डन निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जबकि मैंने स्पेस लिया था, ये नुकसान हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन ये है, यार ये चेक करना है कि ये इरेज होता है नहीं होता, तो हाउ विल वी ड्रॉ। एक तो ना हैबिट बनी थी 1 नोट की, ठीक है, और आ गया ये, तो अभी इतने हैबिचुअल नहीं हुए इसके। एक सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस सेमी सर्कुलर पाथ में ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो आर नोट के बराबर है, और
ये जो वैल्यू है ये है बराबर एफ नॉट के, दिस इज फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वो बोला है इस सेमी सर्कुलर पाथ का वर्क डन निकालना है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है ये मतलब मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल, मतलब मोर देन वन एमसीक्यू आर करेक्ट, इसके एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज जो हैं वो करेक्ट हो सकती हैं और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। करो, क्या आएगा? चार ऑप्शन गिवन है, आई थिंक ऑप्शन छोटे दिख रहे हैं मुझे, तो विजिबल है नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, ओलंपियाड का क्वेश्चन था ये। क्योंकि अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर आपको गिवन है तो बेसिकली अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आपको एरिया ही चूज करना है वैसे तो, ठीक है। बस एरिया निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा तीसरा आंसर है, ओके। कोई और? मतलब बहुत सारे आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। मैंने क्वेश्चन टाइप करते हुए एक मिस्टेक कर दी, ठीक है, छोटी सी, पर जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। चलो ट्राई करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सेमी सर्कुलर पाथ है तो फॉर्मूला क्या होता है वर्डन का? एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर कर्व मतलब इस सेमी सर्कल का एरिया चूज करना है। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है वैसे? हाँ, सेमी सर्कल का जो एरिया आता है वो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये भी रेडियस है और ये डायमीटर है। तो बताओ रेडियस क्या क्या हो सकती है यहाँ पे? अगर मैं एक्स एक्सिस चूज करूंगा तो रेडियस कितनी है? डायमीटर का आधा। अगर मैं वाई एक्सिस से रेडियस निकालूंगा तो किसके बराबर होगी? एफ नॉट के, क्योंकि ये जो रेडियस है इतनी यहां से लेके यहां तक वो ये भी रेडियस है और ये डायमीटर का आधा कितना हो गया? रेडियस। तो दोनों हो सकती है रेडियस, एफ नॉट भी हो सकता है रेडियस और आर नॉट बाई 2 भी हो सकता है, तो दोनों से पॉसिबल आंसर। तो अब देखते हैं, अगर मैं यूज करता हूं एफ नॉट तो पहला जो तरीका आएगा वर्क डन का वो आएगा पाई आर स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर बाई 2, ये एक हो सकता है अगर मैं इसका यूज करूंगा। अगर मैं इसका यूज करता हूं तो दूसरा जो वर्क डन आएगा, एक तरीका ये हो गया, यह आएगा पाई आर कितना है? आर नॉट बाई 2 स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और बाय 2, यही होगा। कितना आएगा आंसर? 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, तो पाई आर नॉट स्क्वायर बाय 8, यही होगा आंसर, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि वर्क डन जो होता है पाई बाय 2 आर स्क्वायर, उसको मैंने आर इंटू आर लिख दिया, और एक आर में, क्योंकि अगर देखो एफ और आर दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब एक एक्स एक्सिस चूज किया और एक वाई चूज किया है, तो क्या आएगा? पाई बाय 2, एक आर में कितना आएगा? एफ नॉट, और एक आर में कितना आएगा? आर नॉट बाई 2, तो क्या आंसर आएगा? पाई एफ नॉट आर नॉट बाय 4। तो ये भी हो सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए? पहला ऑप्शन करेक्ट है और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मैंने यहाँ गलती से 4 लिख दिया, मुझे 8 लिखना था, तो ये भी करेक्ट हो जाता, पर खैर अभी रहोगे, क्या फर्क पड़ता है। समझ में आ गया?
तो इसमें मैंने बस ये कंसेप्ट यूज किया है कि जो एरिया है, बेसिक कंसेप्ट एरिया वाला है, बट यहाँ मल्टीपल आंसर पॉसिबल है क्योंकि रेडियस दोनों एक्सिस से निकाल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये फिर हम यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक, अगली क्लास में हमें सेम वर्क डन करना है, बट थोड़े से और इलेबोरेटिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये क्लास देखकर आना नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, ओके।